कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है यूपीएससी ईपीएफओ से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा इसके सिलेबस में और एनटी के सिलेबस में कुछ कॉमन है। वो है, पहला आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कॉमन है, दूसरा आपका इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ कॉमन है, तीसरा आपका कंप्यूटर का सेक्शन कॉमन है। सो अगर आपने ये पेपर दिया है, जो कि मैंने दिया था, ये हुआ था 5 सितंबर 2021 को और मेरा पेपर सीरीज़ था बी। तो इसमें से जो क्वेश्चन कॉमर्स से रिलेटेड थे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो ट्रायल बैलेंस के बारे में करेक्ट है। ए ऑप्शन, इट इज़ अ बुक कंटेनिंग डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ एन एंटाइटी। बी, इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑफ एन एंटाइटी। सी, इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ एन एंटाइटी। डी, इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द वेरियस लेजर बैलेंसेज ऑफ एन एंटाइटी ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस ये 10th-11th की कॉमर्स की बुक का सिलेबस है। ट्रायल बैलेंस सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं जो कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। उसके बाद हम उसको लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर लेजर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर लेजर का बैलेंस जो होता है हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो कि लेजर के बैलेंसेस को समरी होती है लेजर के बैलेंसेस की। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखिए ट्रायल बैलेंस गुड एक्सप्लेनेशन। अ ट्रायल बैलेंस इज अ बुक कीपिंग वर्कशीट इन विच द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर्स आर कंपाइल्ड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट कॉलम्स टोटल दैट आर इक्वल। एक ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक बुक कीपिंग वर्कशीट होती है जिसमें सारे लेजर्स का बैलेंस जो कि डेबिट और क्रेडिट साइड की टी फॉर्म में होता है, ये इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, उसमें आपका लेजर का बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है और इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होता है। नेक्स्ट था, wages paid on installation of machinery is debited on which account। अब मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे जो वेजेस पे करते हैं वो किस अकाउंट में डेबिट होता है। ए ऑप्शन था वेजेस अकाउंट, बी था मशीनरी अकाउंट, सी था इंस्टॉलेशन अकाउंट, डी था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो एज़ वी नो दैट कि जो भी हम मशीनरी इंस्टॉल करते हैं, जो भी मशीनरी लाते हैं प्रोडक्शन के लिए या फिर उसको दोबारा रीसेल के, तो जब तक वो मशीनरी रेडी नहीं हो जाती प्रोडक्शन के लिए तब तक जो भी कॉस्ट आता है वो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उसके बाद जैसी मशीनरी रेडी हो जाती है प्रोडक्शन के लिए, उसके बाद जो भी कॉस्ट इनकर होता है उस मशीनरी पे, वो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ए बी मशीनरी अकाउंट। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू द डेट एट विच द एसेट बिकम रेडी टू कमेंस कमर्शियल प्रोडक्शन। उस दिन तक जब तक एसिड रेडी होता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, जो भी एक्सपेंसेस आता है दैट इज़ इन कैपिटल नेचर, और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस आता है दैट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो expenditure incurred up to the date at which the asset become ready to commence commercial production should be treated as capital expenditure, and those expenses which are incurred after this cut off date should be treated as revenue expenditure। इसकी एग्जाम्पल है कॉस्ट ऑफ दिस एसेट इंक्लूड इस एसेट्स पे जो हम की यूज़ करने वाले मशीनरी उस पर जो जो कॉस्ट होता है वो इंक्लूड करता है फ्राइट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस, इम्पोर्ट ड्यूटीज़, कार्टेज, कैरिज एक्सपेंसेस, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्रोफेशनल कॉस्ट, expenditure incurred on test run and experimental production, borrowing cost incurred up to the date at which substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended user complete। So all these are debited to machinery account। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो बहुत ही सिंपल था कि व्हेन आर करंट लायबिलिटीज बिकम पेबल। करंट लायबिलिटी पेबल कब होती है। ए ऑप्शन था विद इन अ ईयर, बी आफ्टर 1 ईयर बट विद इन 5 ईयर, सी था विद इन 5 ईयर, डी था सब्जेक्ट टू कॉन्टीजेंसी। जिसका करेक्ट आंसर जो था वो था विद इन अ ईयर। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज़ होती हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती है जो आपको विद इन अ ईयर और या आपकी ऑपरेटिंग साइकिल जो है उसकी कंप्लीट होने पे पे करनी पड़ती है। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। करंट लायबिलिटीज़ आर अ कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि ड्यू होती है विद इन अ ईयर या फिर विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में। और ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल वो साइकिल होती है जो कि कैश कन्वर्जन साइकिल भी कहते हैं। ये वो टाइम होता है जो आपको रिक्वायर्ड होता है, आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं, उसको रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड, उसके बाद उसको सेल करते हैं, उसके बाद जो आपको कैश आता है उसको आप कन्वर्जन साइकिल में कहते हैं। और इसका करंट लायबिलिटीज़ का एग्जांपल है अकाउंट्स पेबल, बिल्स पेबल एक्सेट्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था, इज़ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस द सेम, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड जो ट्रायल बैलेंस का इक्वल होता है। इसका ऑप्शन थे नो, देयर आर समटाइम्स गुड रीजन वाई दे आर डिफर। ऑप्शन बी येस ऑलवेज, ऑप्शन सी येस एक्सेप्ट वेयर द ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड एट द एंड ईयर। ऑप्शन डी नो बिकॉज इट इज़ नॉट अ बैलेंस शीट। इसका करेक्ट आंसर है बी येस ऑलवेज। जैसा हमने पहले एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस जो होता है एक वर्कशीट होती है जिसमें कि लेजर के डेबिट और लेजर का जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है और इसका डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट बुक इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बाय एनी बिजनेस एंटाइटी। वो कौन सी बुक होती है पहली जिसमें कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं सबसे पहले। इसके ऑप्शन थे ए बैलेंस शीट, बी कैश बुक, सी लेजर, डी जर्नल। तो एज वी ऑल नो दैट फर्स्ट बुक जो होती है उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं और वो जनरल होती है। जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है किसी एंटाइटी में, उसको पहले जनरल में रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद उसको लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके बाद उसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके बाद उसका ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में कन्वर्जन किया जाता है। उसके बाद आपका प्रॉफिट आता है और आपको बैलेंस फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो जनरल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर ऑल द ट्रांजैक्शन आर इनिशियली रिकॉर्डेड। जनरल ही वो बुक होती है ओरिजिनल एंट्री की जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, उनकी डिटेल्स और उनका डिस्क्रिप्शन सबसे पहले जनरल में रिकॉर्ड किया जाता है और इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रॉस प्रॉफिट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ग्रॉस प्रॉफिट को डिनोट करता है। ए ऑप्शन था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, बी था सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सी था सेल्स माइनस परचेज, डी था नेट प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड। बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट एक फॉर्मूला भी है और आपको अगर इसलिए अकाउंटिंग से रिलेटेड भी है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट होता है कंपनी का जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से जितना भी कॉस्ट जो होता है गुड्स सोल्ड का, बेचने का जो भी कॉस्ट आता है उसको रेवेन्यू में से माइनस करते हैं। उसके बाद जो बैलेंस आता है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। वो ग्रॉस प्रॉफिट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। उसके बाद आप इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर आपका नेट प्रॉफिट आता है। तो इसका आंसर है सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट अ कंपनी मेक्स आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट associated with making and selling its product or the cost associated with providing its service। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली एक कंपनी का तब निकलता है जब वो अपनी कॉस्ट जो कि एसोसिएटेड होती है प्रोडक्ट को बनाने से या बेचने से रिलेटेड और या फिर उसकी सर्विस प्रोवाइड करने से, वो माइनस करती है अपने रेवेन्यू में से। ग्रॉस प्रॉफिट विल अपेयर ऑन ए कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में आता है एंड कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय, और इसे कैलकुलेट किया जा सकता है बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम रेवेन्यू से। इसको ग्रॉस इनकम भी कहते हैं और सेल्स प्रॉफिट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था, what is the underlying concept that supports no anticipation of profit but provision for all possible losses। वो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है कि हमको प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए बट हमें सारे पॉसिबल लॉसेस को एंटिसिपेट कर लेना चाहिए। एज सुन एज देयर इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी लॉसेस उसको एंटिसिपेट कर लेना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट को तभी एंटिसिपेट करना चाहिए अपनी बुक्स में जो वो एक्चुअल में आपके हो जाते हैं तब। तो ये था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इन अकाउंट that expenses and liabilities should be recognized as soon as possible in a situation where there is uncertainty about the possible outcome, and in contrast asset and revenue should be recognized when they are assured to be received। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही कहता है कि रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज की जानी चाहिए जब वो एक्चुअल में आपको रिसीव्ड होने की श्योरिटी हो, लेकिन एक्सपेंसेस एज रिकॉर्ड करनी चाहिए एज सुन एज दी वहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है उसके होने की। ये अकाउंटिंग का कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है और ये भी बहुत बार MCQ में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सी कंसर्न प्रिपेयर करती है। ए ऑप्शन था ट्रेडिंग कंसर्न, बी था नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, सी था मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, डी था कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। इसका करेक्ट आंसर है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। बेसिकली रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है जिनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ठीक है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी होती है कैश बुक की फॉर अ गिवन पीरियड। दिस इज समरी ऑफ द कैश ट्रांजैक्शन एज इन द कैश बुक में।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर में, और विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंट एंड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये प्रिपेयर करती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इससे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन पता चलती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। सो ये क्वेश्चन बेसिकली अकाउंट से रिलेटेड पूछे गए थे। अगर आप इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई होप आप अच्छे होंगे और आई होप आपके आने वाले एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे जाए, और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। एंड कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।